आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टेप्स कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के हिस्ट्री के बारे में। जो बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए शानदार वीडियो रहेगा। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर का, यानी क्लास 12 के जितने भी चैप्टर हैं हिस्ट्री के सभी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। और चैप्टर के हम लोग पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद में लॉन्ग और शॉर्ट जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे सबको पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा। और कोशिश किया जाएगा कि बिहार बोर्ड में हमारा बेहतर रिजल्ट कैसे बने और यहाँ पे सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, यानी जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए तो शुरू किया जाए पहले चैप्टर के बारे में। तो इतिहास को पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं कि इतिहास आखिर है क्या, इतिहास कहते किसे हैं। ठीक, तो आप सभी को इतिहास की परिभाषा जहाँ तक हमको उम्मीद है पता होगा। तो इतिहास कहते उसे हैं कि बीती हुई घटनाओं का काल क्रमानुसार लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। किसी भी घटनाओं को हम लोग एकदम क्रमानुसार जहाँ पढ़ते हैं, जिस किताब के अंदर पढ़ते हैं उसको इतिहास कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं को क्रमानुसार पढ़ना या फिर उसका अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन उसका लिखित विवरण होना चाहिए या फिर उसका कोई साक्ष्य होना चाहिए, वो इतिहास कहलाएगा। ऐसी नहीं कि हाँ कोई बनी बनाई हम बातें कह दें वो इतिहास हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इतिहास वही होता है जिसकी लिखा हुआ कोई साक्ष्य मिल जाए या फिर कोई एविडेंस हो जो हम जिसको समझ पाए कि हाँ आखिर इतिहास में ऐसा हुआ होगा। ठीक ना। तो आगे हम देखते हैं कि उसी तरह इतिहास का पिता कौन होता है? इतिहास का पिता है हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस साहब हैं। अब आइए हम ईस्वी और ईसा पूर्व में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ईस्वी और आपने ईसा पूर्व का इसे नाम सुना होगा, ईसा पूर्व। ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ईस्वी क्या है, ईसा पूर्व क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि ईसा पूर्व और ईस्वी पहले जान लेते हैं। कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईस्वी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब मान लीजिए 0 ईस्वी आया होगा, यानी 1 ईस्वी, उसके बाद 1 ईस्वी हुआ होगा, तो इसके बाद का ये जो यहाँ से इसको मान लिया गया ईसा मसीह का जन्म, यहाँ से जो साल शुरू हुआ उसको ईस्वी के रूप में जाना गया। और इधर का जितना भी साल हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो साल था वो सारे के सारे ईसा पूर्व में चले गए। यानी आप समझ चुके होंगे कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ इसके पहले जितने भी ईयर थे वो सारे के सारे ईसा पूर्व कहलाए, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने भी साल आए वो सारे के सारे ईस्वी कहलाए। ठीक, तो आपने समझ लिया होगा। ध्यान दीजिएगा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईस्वी कहा जाता है। उसी तरह ईसा पूर्व आया। अब कह रहा है कि ईसा पूर्व में क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह जब जन्मे उनके पहले जो काल चल रहा था उसको ईसा पूर्व कहा गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल शुरू हुआ वो ईस्वी कहलाया। ठीक, चलिए आगे जानते हैं। अब कह रहा है ये सारी छोटी छोटी जो पॉइंट है वो 2 नंबर में आता है, इसको याद भी रखना होता है अपन को। अब कह रहा है कि शताब्दी क्या है? तो 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहा जाता है। यानी 1 से लेके 100 वर्ष जहाँ पुग जाता है वो शताब्दी क्या ईयर कहलाता है। शताब्दी, शतक लग जाना, यानी पूरे वर्ष का शतक लग जाना वो शताब्दी कहलाएगा। 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए। ये सारे 2 नंबर में आते हैं, छोटा छोटा लाइन है जिसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अब कह रहा है इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन यानी इतिहास के काल निर्धारण के लिए हमारे इतिहासकारों ने उस काल को बांट के रखा। बांटा कैसे? तो कह रहा है कि इतिहास के काल विभाजन में इतिहास के काल को निम्न 3 भागों में बांट के देखा गया। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल जिसका आरंभ होता है, जिसका आरंभ से 3000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चला। उसके बाद ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक, यानी अभी तक। यानी हमारा पहला जो काल था इतिहास का वो आरंभ से यानी शुरुआत से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद का जो हमारा इतिहास आया 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद का जो हमारा इतिहास आया, ठीक ना, उसके बाद का जो हमारा इतिहास बना वो 600 ईसा पूर्व से अभी तक, यानी वर्तमान तक। ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे अपन, ये सारे पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ये वाला ये याद रखना, इसका टाइम जो है वो याद रखना है। अब आता है प्रौद्योतिहासिक काल क्या है। तो प्रौद्योतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे प्रौद्योतिहासिक काल कहा जाता है। यानी ऐसा इतिहास का काल जिसका कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं हमको मिला, उसकी कुछ कुछ वस्तुएं मिली हों, उसी को प्रौद्योतिहासिक काल कहा गया। इसका लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं है हकीकत में है या भी
नहीं है उसके, लेकिन कुछ वस्तुएं मिली जिस कारण इसको प्रौद्योतिहासिक काल में डाला गया, जिसका कोई लिखा हुआ साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। ठीक, उसको प्रौद्योतिहासिक काल। उसके बाद कह रहा है कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताइए। तो है वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस इतिहास का लिखित विवरण हमको मिला है लेकिन उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। ठीक, अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी गया है बाबू, उसे ऐतिहासिक काल कहा गया। यानी ध्यान देना है कैसे, तो प्रौद्ध ऐतिहासिक काल पूछेगा तब बोल देना उसका लिखित विवरण अभी तक नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक काल पूछेगा बोल दीजिएगा उसका लिखित विवरण मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। उसके बाद अगर पूछे कि ऐतिहासिक काल तो बोल दीजिएगा इसका लिखित विवरण भी मिला और इसको बहुत हद तक पढ़ा भी जा चुका है। ठीक, अब आते हैं आगे। कह रहा है इतिहास के अध्ययन के स्रोत। इतिहास के अध्ययन के स्रोत, इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास को जानने के लिए, इतिहास पर विश्वास करने के लिए उसके बहुत सारे स्रोत होते हैं, जिसमें से आता है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। ये तीन जो स्रोत हैं जिनसे हम इतिहास पर बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत है क्या। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में कहा जा रहा है कि साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया। साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य। यानी साहित्यिक स्रोत यानी साहित्य से जुड़ा हुआ है, यानी किताबें, ग्रंथ होंगी, पुस्तकें होंगी। तो धार्मिक साहित्य है, लौकिक साहित्य या फिर धर्मेत्तर साहित्य। तो इसमें आ जाते हैं अपन धार्मिक साहित्य के बारे में जानते हैं। धार्मिक साहित्य होता क्या है? तो देखो धार्मिक साहित्य पुनः 4 वर्गों में बट जाता है। आगे चलकर जो धार्मिक साहित्य थी वो कितने भागों में बटी? ये धार्मिक साहित्य आगे चलकर कितने भागों में बट जाता है? 4 भागों में। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से इसके 4 भाग हैं। इसका पहला जो भाग है धार्मिक साहित्य का, धार्मिक साहित्य का पहला भाग था उसका नाम था ब्राह्मण साहित्य, दूसरा था बौद्ध साहित्य, तीसरा था जैन साहित्य, चौथा था महाकाव्य। यानी हमारे भारत में अभी तक 4 साहित्यों के बारे में जानकारी है, यानी ब्राह्मण साहित्य था, बौद्ध साहित्य था, जैन साहित्य था और महाकाव्य था। ठीक, साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, इधर 2 भागों में बांटा गया। पहला था धार्मिक साहित्य और उसके बाद में धार्मिक साहित्य, उसके बाद में था लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के 4 भाग हुए, पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य, चौथा महाकाव्य। तो ब्राह्मण साहित्य में देखो क्या क्या आता है। कह रहा है कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, कितने वेद आते हैं बाबू? 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति संहिता एवं पुराण इत्यादि आते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी इन्हीं चीज़ों से भी हमारे भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसे ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, पूछ जाएगा निम्न में से ब्राह्मण साहित्य कौन है? इसमें से कोई एक होगा और 3 इसमें से नहीं होगा, जिसको टिक करना होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ये भी पूछता है कि ब्राह्मण साहित्य में कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। चाहे फिर पूछेगा वेदों की कितनी संख्या? तो 4 वेद हैं। ठीक है ना, ये सारे याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ब्राह्मण साहित्य के बाद बौद्ध साहित्य आता है। देखो कह रहा है कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक कथा, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो एवं अंगुत्तर निकाय आदि आते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विशेषकर बुद्धकालीन समाज, राजनीति, धार्मिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी बौद्ध साहित्य से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन खास करके बौद्धकालीन समाज और उसके राजनीतिक और उसके धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि ये कौन सा साहित्य है? बौद्ध साहित्य, जो खास करके बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसमें बातें और उसके समाज और उसके दर्शन के बारे में हमको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर। ठीक, ये भी ध्यान रखना, इसमें जो जो चीज़ें हैं वो सब ऑब्जेक्टिव में आता है। पूछेगा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो उसमें हो जाएगा, उसमें रहेगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस बहुत सारे धर्म का नाम उसमें आएगा। तो याद रखना ये त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैन बौद्ध धर्म से। उसी तरह जातक कथाएं पूछ सकता है, दीपवंश, महावंश भी पूछ सकता है। इसको याद रखने वाली बातें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है जैन साहित्य। कह रहे जैन साहित्य को आगम कहा गया। क्या कहा गया? जैन साहित्य को आगम कहा गया। पूछेगा जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो याद रखना आगम के नाम से। आगम क्या कहा गया? आगम कहा गया। जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण एवं 14 पर्व आते हैं। अन्य प्रमुख जैन साहित्य में परिविशिष्ट पर्व, भद्रबाहु, चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, हरिवंश पुराण
अल्पसूत्र आदि आते हैं, इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है और साथ में महावीर स्वामी के समय का जो समाज था, संस्कृति थी, इसकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। किससे? तो जैन साहित्य से। किससे मिलती है बाबू? जैन साहित्य से। इसमें भी ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि अंग, उपांग, प्रकीर्ण किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनते हैं, ये ध्यान रखना है। एक यही एक ऐसा चैप्टर है हिस्ट्री का जिससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर, ये ध्यान रखना है आपको। अब आता है महाकाव्य। तो भारत के 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं जिनका नाम क्या है? महाभारत और रामायण। ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे। तो कह रहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 अन्य प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य हैं, जिनमें रामायण और महाभारत हैं। इनसे हमें तत्युगीन राजनीतिक, समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न महाकाव्यों की टोटल संख्या कितनी है? तो 2 है। निम्न में से कौन महाकाव्य नहीं है? तो रामायण और महाभारत रहेगा। ठीक ना, एक और डाल देगा कि दूसरा ऑप्शन रहेगा, इसके अलावा एक और डाल सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन है कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें याद रखना। बस 2 ही महाकाव्य अपने भारत में, एक रामायण है, एक महाभारत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लौकिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य, हमने किसके बारे में पढ़ा? धार्मिक साहित्य के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आता है लौकिक साहित्य या फिर धर्मेत्तर साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनियों को लिया जाता है। यानी देखो, इतिहास से जुड़ी चीज़ें इसमें आती हैं, अर्ध ऐतिहासिक चीज़ आता है, ऐतिहासिक सिद्ध भी आएगा, और खास करके जीवनी पर इस पर ज़्यादा फोकस किया है। यानी किसी भी महात्मा की जीवनी आ जाए, जिससे भगवान बुद्ध की जीवनी हो, महावीर स्वामी की जीवनी हो, या फिर अन्य राजाओं महाराजाओं की या फिर संतों की जीवनी को इसमें लिखा जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ की तरफ। ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं तो कह रहा है कि कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौलिकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी प्रकार कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी ऐतिहासिक ग्रंथ में सब आ सकता है। यानी ऐतिहासिक ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जो किसी भी राजा के समय को बताते हैं। राजा के समय जो जो चीज़ें हुई हैं, किसी भी राजा के समय, वो सारी चीज़ों को बताता है। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी और उसके व्यवस्थाओं को पता चलता है। तो कौटिल्य ने किसको लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है, और इन्हीं का एक और नाम है जिनका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। कौटिल्य का 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, जिससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी अपन को मिलती है। उसके बाद क्या है कि ये हो गया, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी अपन को मिलती है। उसके बाद में कल्हड़ थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था राजतरंगिणी था। राजतरंगिणी को लिखा, जो कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। किसके इतिहास की जानकारी देती है? कश्मीर के। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से हमें मिलती है? तो याद रखेंगे बुआ, तो राजतरंगिणी। या फिर कहेगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ साहब थे। कौन थे? कल्हड़ जी थे। ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे हम बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चले बुआ आगे आते हैं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में देखो क्या होता है। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में कह रहा है कि मुद्रा राक्षस। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ का प्रमुख अगर ग्रंथ कोई पूछे तो बोल देना कि मुद्रा राक्षस इसका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? मुद्रा राक्षस इसका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक, तो मुद्रा राक्षस हो गया। तो मुद्रा राक्षस को लिखा कौन था? तो विशाखा दत्त कृत्य। मुद्रा राक्षस चाणक्य की कूटनीतिक द्वारा नंद वंश की समाप्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यारोहण पर प्रकाश डालता है। यानी जो मुद्रा राक्षस को कौन लिखा था? विशाखा दत्त साहब ने लिखा था। यानी जो मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा, उसमें जो हमारे कौटिल्य थे या कहेंगे चाणक्य थे या फिर विष्णुगुप्त थे, उनकी जो कूटनीति थी, उनकी जो राजनीति थी, जिसके द्वारा नंद वंश का समाप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ, यानी राजा बने, उसके इतिहास के बारे में मुद्रा राक्षस में हमको मिलता है। जिसके लेखक कौन है? विशाखा दत्त। एक क्वेश्चन पूछेगा, अभी बहुत बार पूछा हुआ कि विशाखा दत्त द्वारा लिखित कृति कौन सी है? तो मुद्रा राक्षस। या फिर मुद्रा राक्षस में किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? तो याद रखना, ये नंदवंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं चाणक्य की कूटनीति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इसमें दिक्कत हो रहा है। हम उसको फिर अगले वीडियो में बढ़िया से उसको समझा देंगे, बता देंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ें समझाई जा सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोशिश यहाँ पे ये कोशिश किया जा रहा है ना कि 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसको एकदम बेहतर तरीका से आप लोग कितना बढ़िया नंबर ला सकें, उसकी तैयारी के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये आप लोग हमारा साथ दीजिए और साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ पाएँ और इसको बढ़िया से समझ पाए और पढ़ पाएँ, ताकि उनका बिहार बोर्ड में रिजल्ट खराब ना हो। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी के बारे में देखते हैं। अष्टाध्यायी भी क्या है, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो इसको पाणिनि ने लिखा था, पाणिनि ने, ठीक ना, पाणिनि ने इसको लिखा। अष्टाध्यायी मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक पर प्रकाश डालता है, यानी मौर्य के पूर्व या फिर मौर्य के इतिहास पर, ये मौर्य के बारे में बताता है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। एक इसमें देखो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं, पूछेगा पाणिनि द्वारा लिखा ग्रंथ कौन था, तो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में किसके बारे में पता चलता है, तो मौर्यकालीन युग के, मौर्यकालीन इतिहास के पता चलता है। बात खत्म करेंगे। उसी तरह बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि महाभाष्य। महाभाष्य में क्या है कि पतंजलि शुंग सम्राट, यानी महाभाष्य के लेखक जो थे उनका नाम था क्या, पतंजलि, ठीक ना। शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, यानी जो पतंजलि थे, शुंग सम्राट जो थे, शुंग वंश के जो राजा थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग थे। तो पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे, जैसे हम लोगों ने कहा था महाराज जी, जो हम लोगों में महाराज जी होते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है, तो उनके जो पुरोहित थे उनका नाम क्या था, पतंजलि, ठीक ना। उन्होंने शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके ग्रंथ महाभाष्य में हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जो इनका ग्रंथ था जिसका नाम क्या था, महाभाष्य, उसमें शुंग वंश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर काम करते हैं, बाबू याद रखना। जैसे पूछेगा कि पतंजलि किसके लेखक थे, तो महाभाष्य से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो उस राजा का नाम बता देना, सम्राट पुष्यमित्र शुंग। सब पूछेगा सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि थे। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आता है जीवनी ग्रंथ, 3 नंबर में आता है क्या, जीवनी ग्रंथ, जिसे हमने बोला तो उसे अर्ध ऐतिहासिक और फिर जीवनी आ सकता है। तो जिनका अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डालता है। उसी तरह बाण भट्ट द्वारा, देखो यहाँ पे देख क्या करे कि बुद्ध यहाँ पे है ना, जीवनी ग्रंथ में अश्वघोष जो थे बुद्ध चरित्र लिखे, जिससे भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में पता चलता है, उनके बुद्ध जीवन के चरित्र के बारे में पता चलता, हम कह सकते हैं सारी चीज़ें। बाण भट्ट द्वारा कृत हर्ष चरित्र, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन के बारे में पता चलता है। उसी तरह विल्हड़ कृत था विक्रमादेव चरित्र, इससे कल्याणी के चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ यानी विक्रमादित्य छठे के बारे में विचरण प्रस्तुत करता है, उन्हें उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक ना। जयान कृत्य पृथ्वीराज विजय था, जिसमें चंदवरदायी कृत था। उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के चौहान सम्राट पृथ्वी चौहान तृतीय के जीवनी एवं कृत्व पर प्रकाश डालते हैं, यानी जो इनके पृथ्वीराज विजय के बारे में जानकारी देने का ही काम करता है, ठीक ना। आगे देखते हैं अपन, ठीक, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत, जैसे तुम लोगों को साहित्यिक स्रोत हमने पढ़ लिया, साहित्यिक स्रोत में ये सारी चीज़ें आएंगे, आप लोग इसको क्या करिएगा, रोक रोक के लिखते भी चलिएगा, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक ना। अब कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत में क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बाबू, पुरातात्विक स्रोत भी होना चाहिए कि हमारे जो प्राचीन भारत के जो इतिहास थे उनकी जानकारी का जो प्रमाणिक या फिर विश्वसनीय जो स्रोत थे वो पुरातात्विक स्रोत थे। पुरातात्विक स्रोत कैसे हो जाएंगे, कोई भी वस्तु को ये हमारी है, इसको लिखित एविडेंस तुम दे सकता है, ऐसी वस्तु तुम्हारे पास पहले से भी थी, वो पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे। जैसे क्या है कि कोई कहे कि ना ये आज से बहुत साल पहले हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर रह रहे हो तो आपके कोई ना कोई वस्तु तो खरीदा होगा, कोई ना कोई वस्तु तो दिया होगा, देखा होगा, तो वो हो जाता है उसका प्रमाणिक स्रोत, जिसको तुम देख के बता सको यह मेरा था, उसका कोई चिन्ह होगा, कोई निशान होगा, जिसको तुम प्रमाणित कर सको, जिसको विश्वास किया जा सके ये आपका है। उसी तरह पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं किसी भी इतिहास के एकदम प्रमाणिक और विश्वसनीय स्रोत होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वास्तव में ये उस इतिहास के बताने का काम कर रहे हैं, उस कालखंड के हैं जो उसके इतिहास को ये बता रहे हैं, ठीक। तब प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत में से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, जो पुरानी वस्तुएं कही जाती है उसे। आगे देखते हैं और क्या चीजें हमको देखना है सर। हम कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत के तहत शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख,
मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां एवं चित्रकला आदि आते हैं। तो तुमसे पूछेगा पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ सकता है, तो बोल दीजिएगा पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख आ सकता है, शिलालेख आता है, अभिलेख आता है, गुहालेख आता है, मुद्राएं आती हैं, स्मारक आते हैं, मूर्तियां आती है और चित्रकला आता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है। अब आता है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में क्या होता है कि कोई विदेशी यात्री हमारे भारत आया होगा घूमने, वो क्या कहेगा, हमारे भारत के बारे में कुछ ना कुछ इतिहास लिखा होगा। जैसे में तुम लोग सुना होगा मेगा स्मिथ द्वारा लिखा गया इंडिका हो गया, तो भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो कह रहे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोतों में विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में जो विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत या फिर उनकी जो लिखी हुई किताबें थी वो भारत के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये रहा तुम्हारे थोड़ा सा इतिहास का परिचय, जिससे हमें इतिहास को पढ़ने और जानने का देख सकते हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है शुरू होगा। हड़प्पा सभ्यता कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा, हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था। इसी के नाम पर इसका सभ्यता का नाम पड़ गया, जिससे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, जिस कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। कि मान लो कि कोई भी एरिया होगा, उसका पहले से कुछ ना कुछ नाम होगा, उस एरिया में किसी खास जगह पर हमने कोई बस चीज़ खोज दी तो उस एरिया के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। उसी तरह कह रहा है कि हड़प्पा बहुत बड़ा एरिया है बाबू, तो यहाँ पर पूरे हड़प्पा था, यहाँ पर कहीं खुदाई हुआ होगा, यहाँ पर हड़प्पा मिला होगा, लेकिन इस एरिया का पूरा नाम क्या था, हड़प्पा था, जिसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। पहली बार हड़प्पा को खोजा गया इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अगर पहले बार अगर मोहनजोदड़ो को खोजा गया होता इसका नाम तो था मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे। पहली बार हड़प्पा मिल गया इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक, आगे देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये था, बता रहा था हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्या है पड़ गया, तब बोल दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जो हड़प्पा जो स्थान था वहाँ पर खुदाई हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट 2 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो बोलिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार जो खुदाई हुआ था हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। देखिए सेम उसका उल्टा ही हो गया। अभी भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो बोल दीजिएगा कि हमारा जो पूरा जो हड़प्पा था सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या था, एकदम शहरी सभ्यता थी, एकदम शहरीकरण वहाँ पे लगभग हो गया था। मान लीजिए एकदम बड़ी बड़ी सड़कें, नाले थे, नालों घरों से निकलने वाले जो पानी होते थे गंदे पानी, उसके लिए अलग नाला बना था, छोटे नाला, बड़ा नाला, छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें, इस तरह का वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएँ थी। व्यापार के लिए बड़े बड़े शहर बने हुए थे, जैसे मोहनजोदड़ो का आपने नाम सुना होगा, चन्नूदड़ो का नाम सुना होगा, ठीक ना, धौलावीरा का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे ऐसे नगर बने थे जहाँ पर लोग व्यापार करते थे। ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, जहाँ के सारे लोग एकदम डेवलप्ड हो गए थे, एकदम बढ़िया से हो गए थे। अब ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ये लोग पत्थर के औजार बनाते थे और कांस्य के औजार बनाते थे, इसलिए इनको हड़प्पा क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को किन धातुओं का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, यानी हड़प्पा सभ्यता आखिर कब था, तो आप बताइएगा वहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया था। इसका जो कालखंड था हम लोगों ने देखा कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व पहले की हमारी सभ्यता थी, उस बीच में हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत में हुआ करती थी। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता पूछता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता ये हो गया, आरंभिक हड़प्पा पूछ रहा है। आरंभिक हड़प्पा का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता जब तक खोजी नहीं गई थी उसके पहले का जो इतिहास था वो आरंभिक हड़प्पा कहलाया। यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल को आरंभिक हड़प्पा कहते हैं, और कहता है परिवर्तित हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को परिवर्तित हड़प्पा कहते हैं। एकदम सिंपल सा चीज़ है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले का जो काल होगा बोल देना आरंभिक सभ्यता,
आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का जो बाद का काल होगा उसको बोल देना परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता। ठीक, ये ध्यान रखेंगे बुआ। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता जैसे तुम लोग गांव में सुना होगा कि ये जब तुम्हारा किसी लड़के का जन्म होगा तो उसके दोस्त यार का भी जन्म उसी साल में हुआ होगा तो उसके वो समकालीन है। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का जब मान लो जब हमारे भारत में हुआ करती थी तो उस समय भी विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं थी, इसीलिए अगर वो सभ्यता उसके समकालीन थी यानी उसके समय में हुआ करती थी इसलिए उसको समकालीन सभ्यता के भी कहा जाता है। यानी हड़प्पा के समय कौन कौन सी सभ्यता विश्व में मौजूद थी, तो पहला था मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ईरान की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। यानी इन चारों को हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं के रूप में यानी देखा गया और जाना गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देख रहे अपन क्या और चीजें बताई जा रही हैं। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, यानी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत हमको कैसे पता चल रहा है, तो वहाँ के आवास जो थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वहाँ का आवास। यहाँ के घरे पक्की ईंटों के बने हुआ करते थे, ठीक ना, पक्की ईंटों का बना। मृद भांड था वहाँ पर, आभूषण थे, औजार थे, मोहरे थी। इन सारी चीज़ों से हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की जानकारी मिलता है, यानी उसके हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत है। यानी यहाँ से हड़प्पा सभ्यता ये सारी चीज़ें मिली हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत हमको यहाँ से मिलते चला जा रहा है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत है। ठीक ना बाबू, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करता है। हड़प्पा सभ्यता जब मिला, जिससे मान लो कि कोई भी सभ्यता होगी तो उसमें एक दो तो जगह नहीं होगा, बहुत सारा एरिया होगा, बहुत सारा शहर होगा, बहुत सारा क्षेत्र होगा, तो सारे स्थलों के नाम हम जान लेते। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख स्थलों में कौन था, हड़प्पा था। यानी हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख स्थल था जो पंजाब और पाकिस्तान, कुछ हिस्सा इसका पंजाब में पड़ता है और कुछ का पाकिस्तान में पड़ता है। नहीं, अगर देखा जाए तो लगभग इसका 80% से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ ही हिस्सा पंजाब में है। मोहनजोदड़ो सिंध और पाकिस्तान में है, चन्हूदड़ो सिंध और पाकिस्तान में है, सूतकांगेडोर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में है, कोट दीजी सिंध और पाकिस्तान में है, रंगपुर गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं कि पूछे कालीबंगा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान। सुरकोडा किस कहाँ स्थित है, याद रखना गुजरात में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। राखीगढ़ कहाँ है, हरियाणा में। बनावली क्या है, हरियाणा में। यानी इन स्थलों को पूछता है कि निम्न में से कौन स्थल किस राज्य में है, तो ये ध्यान रखना कि अगर पूछ देगा धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में है, तो गुजरात में। चाहे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से क्वेश्चन और भी आता है कि चन्हूदड़ो को बताइए कहाँ पर है, उसी तरह पूछेगा रोपड़ कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है इनको पूछता है ऑब्जेक्टिव में, खास करके कि कहाँ पर। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता के कम से कम 4 स्थलों के नाम लिखें, तो याद रखने का इस 4 में से किसी का भी नाम लिख दीजिएगा, आपका वहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का 2 प्रमुख नगर था। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बढ़िया शहर या फिर कह सकते हैं जो वहाँ का बढ़िया नगर था, ठीक ना। आगे कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। यह ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछता है कि निम्न में से किसे हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है, तो याद रखना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को वहाँ की जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कह रहा है बाबू पुरातत्व, ठीक ना, ये इसको याद रखिएगा। 2 नंबर में ये लगभग हर साल ही पूछ देता है जहाँ तक देखा जाए। पुरातत्व क्या है, पुरातत्व के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व वह विज्ञान यानी वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। यानी कह रहा है कि अतीत के लोगों के जीवन के बारे में और पता करने का जो माध्यम था खुदाई, यानी खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व का मतलब होता है कि पुरानी वस्तु, तत्व का मतलब यहाँ पर वस्तु से हम देख सकते हैं, पूरा का मतलब पुराना होता है, यानी पुरानी वस्तुओं का खुदाई जिस माध्यम से हम करते हैं वो पुरातत्व कहलाता है। ठीक ना,
पुरातत्व तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तु को खुदाई कर जो प्राप्त करना होता है हमारा, वो पुरातत्व कहलाता है। जो उधर नीचे से जो निकलता है सामान, पुरानी वस्तुएं, वो पुरातत्व कहलाता है। ठीक, और पुरातत्व को खोजने वाला क्या होता था? पुरातत्वविद होता है, जो अगला टॉपिक है। पुरातत्वविद क्या? तो विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर, विभिन्न स्थानों पर, कोई भी जगह हो सकता है, विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेता या फिर पुरातत्वविद कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि पुरातत्वविद या फिर पुरातत्ववेता से आप क्या समझते हो? तो बोल दीजिएगा कि किसी भी स्थान पर, विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक वस्तुओं को प्राप्त करना पुरातत्ववेता या फिर पुरातत्वविद कहलाता है। जो पुरातात्विक चीज़ों को खोज कर निकालता है उसको पुरातत्ववेता या फिर पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे। ये दोनों में से कोई भी एक मतलब क्वेश्चन आ भी सकता है, इसको याद रखना है बढ़िया से। आगे देखते हैं अभिलेख। अभिलेख कह रहा है कि अभिलेख क्या है? तो बोल देना कि पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। किसी भी धातु पर या फिर पत्थर पर लोग खुदवा देते हैं, अपना नाम लिखवा देते। जैसे तुम लोग देखा होगा कि सम्राट अशोक का जो पिलर होता है उसको जो उसके नीचे कुछ ना कुछ लिखवाए हैं सम्राट अशोक, जिसे खुदवा कर उसको पत्थर पर लिखवा देते हैं, तो वही वो सब सारे अभिलेख कहलाते हैं। जैसे तुम लोग किसी का घर देखा होगा, लोग क्या करते हैं? पत्थर पर अपना नाम लिखवा घर के दीवार में उसको लगवा देते हैं, तो वो सारी अभिलेख के श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक ना। अब कह रहा है कि उत्खनन क्या है? उत्खनन देखें, कह रहे कि धरातल की खुदाई करके पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करना उत्खनन कहलाता है। उत्खनन यानी कि धरातल, कोई धरती की खुदाई कर उसके नीचे से कोई भी वस्तु जो निकालते हैं, ठीक ना, जो वस्तु निकालने की जो प्रक्रिया है हमारी, वो उत्खनन कहलाती है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यानी धरती की खुदाई कर धरातल की खुदाई कर पुरानी वस्तुओं को निकालने का जो प्राप्त करना, वो जो प्रक्रिया है उत्खनन का अंतर्गत आएगी। ठीक ना। अब कह रहा है कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 जो है तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। क्या है? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है कार्बन 14 विधि कहा जाता है। नहीं, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है, विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना प्राचीन माना जाता है। यानी कहने का मतलब कि कार्बन 14 सभी लोगों में पाया जाता है, लोग भी हो या फिर कोई भी वस्तु हो, सारी वस्तुओं में कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कोई वस्तु जितनी पुरानी होती जाती है उसमें कार्बन 12 जो होता है वो स्थिर रहता है, ये घटता ना बढ़ता है, उसे जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन कार्बन 14 का क्या होता है कि जो वस्तु जितनी पुरानी होती जाएगी ये क्या होता है उसमें घटते जाएगा। इससे क्या पता चलता है अपन को कि जितना ये घट जाया रहता है उसके हिसाब से वैज्ञानिकों जोड़ लेते हैं और पता करते हैं कि कितना पुराना है। यानी कार्बन 14 से क्या पता चलता है कि किसी भी वस्तु के तिथि का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं वो कितना पुराना है। ठीक ना, ये ध्यान रखना। इस सभी में मिलता है। ठीक ना, कोई भी वस्तु सब में मिलता है, मानव हो या फिर कोई वस्तु सब में होता है। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। आप कह रहा है संस्कृति के बारे में। कार्बन 14 भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। अब कह रहा है कि संस्कृति कह रहा है कि पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। कह रहा है कि संस्कृति बताना है कि संस्कृति का मतलब होता है कि हम लोग जब जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं उस परिवेश में हमारा जो पहनावा हो गया, खान पान हो गया, ये सारी चीज़ें एक संस्कृति को बताने का काम करती है। जैसे भारतीय संस्कृति में क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं होती हैं पल्लू घूंघट ये सारी चीज़ें करती हैं, वो हमारी एक संस्कृति का पार्ट है, यही संस्कृति है। बाबू उसमें दूसरा संस्कृति ना समझ लेना, कि हमारे परिवेश को बताने का जो तरीका होता है वो संस्कृति के अंतर्गत आ सकता है। जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं घूंघट पल्लू करती हैं, हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जो पहनावा होता है वो उनकी संस्कृति को बताता है। जैसे हम लोग का पहनावा हमारी संस्कृति को आने वाले जनरेशन में बताएगा। ये सारी संस्कृति को डोनेट करते हैं जो पुरातात्विक चीज़ों से भी जुड़े होते हैं, पुरानी वस्तु से भी जुड़े होते हैं। मान लो कि तुमको तुम्हारे घर में खुदाई हो और कुछ ऐसी पुरानी वस्तुएं मिल जाए जो तुम्हारे दादा परदादा ऐसी चीज़ों का उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी संस्कृति के समय ये सारी चीज़ें उनके जीवन में था। ठीक ना, ये संस्कृति को बताता है। आगे देखते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो विस्तार का मतलब होता है, भौगोलिक विस्तार का मतलब कि हड़प्पा जो था, पूरा जो हड़प्पा भारत के किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था भौगोलिक विस्तार के हिसाब से। तो मान लो अगर हम छोटा सा भारत का मानचित्र यहाँ पर बना कर देखें, तो ऐसे हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसके लिए
कुछ नहीं, समझने के लिए हम बना रहे हैं केवल, ठीक है ना, वो समझने के लिए केवल बना रहे हैं। कह रहा है कि पूरब में आलमगीरपुर, मान लो ये वाला इधर पूरब है, आलमगीरपुर क्या है, उत्तर प्रदेश में बाबू, मान लो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। अब कह रहा है कि पश्चिम में कांगेडोर जो बलूचिस्तान में, तो पश्चिम मान लो इधर है, ये पाकिस्तान के आसपास है। उधर कह रहा है कि अब उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा मान लो यहाँ पे है। अब कह रहा है इधर दक्षिण में दैमाबाद या फिर महाराष्ट्र यहाँ पर। यानी इसका जो ये था, जो एरिया था, ऐसे करके एरिया इसका बना हुआ था। यानी कह सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इसका टोटल एरिया जो था इस प्रकार का था, इस प्रकार का, ठीक ना, ऐसे ही था। हड़प्पा त्रिभुजाकार में फैला हुआ था, ये पाकिस्तान के भी कुछ एरिया को कवर करता था, ऐसा नहीं कि ऐसे ही था, मान लीजिए। तो हड़प्पा पाकिस्तान के भी कुछ एरिया को क्या करता था, कवर करता था। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता के कुछ मतलब स्थान जो है ज़्यादातर पाकिस्तान और भारत दोनों में है। तो इसको त्रिभुजाकार आकृति का पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो त्रिभुजाकार थी। ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है, याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, तो त्रिभुजाकार थी। क्या थी? त्रिभुजाकार थी, ये ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता किस आकृति की, तो त्रिभुजाकार थी, ऐसे याद रखना। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर है, कह रहा है कि पूरब में, तो पूरब में यहाँ पर मंडा है, आलमगीर, सॉरी बाबू, यहाँ पर आलमगीरपुर है, यानी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ में कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम तुमको देख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, पूरब, तो पश्चिम में हो जाएगा सुद कांगेडोर, इधर हो गया सुद कांगेडोर, ये पाकिस्तान वाला एरिया में। अब अगर उत्तर में है मांडा, यानी जम्मू कश्मीर, इधर मांडा हो जाएगा। अब कह रहा है दक्षिण में दैमाबाद, ये इधर हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक ना। ऐसे करके हमारा हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत और पाकिस्तान के दोनों भूभागों में फैला हुआ था, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, मैंने कहाँ फैला था, ये सब नाम बता देना बस। अब देखो हड़प्पा सभ्यता, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसे आते हैं कि हड़प्पा से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा के बारे में बताएं। तो कह रहे हैं कि हड़प्पा के बारे में चलिए जानकारी लेते हैं, क्या क्या है। कह रहे हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल था। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसकी खोजी थी, याद रखेंगे, हड़प्पा की खोज किसकी हुई, हड़प्पा को हुई। उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिला में स्थित है। यानी हड़प्पा जो है पूरा का पूरा भारत में ना होके पाकिस्तान में है। यानी पाकिस्तान में भी पंजाब, ऐसा नहीं कि केवल भारत में पंजाब है, पाकिस्तानों में पंजाब है। उसका एक जिला जिसका नाम है मांटगोमरी जिला, जिसमें हड़प्पा स्थित है, ठीक है। अब करके हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल की खोज की, तो हड़प्पा की खोज किया। फिर हड़प्पा की खोज कब हुई, तो 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी साहब ने, ठीक ना, ये याद रखेंगे। आगे आता है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसमें कंफ्यूजन मत लेना, हमारी पूरी हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी के नदी किनारे थी, लेकिन केवल हमारी हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी किनारे था, ये याद रखना, ठीक ना। समझ में आया, चलिए बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य की दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, अवलोकितारे की मूर्ति भी मिली, साक्ष्य के रूप में मिलता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हड़प्पा से मिलती है, जो हड़प्पा की पूरा वस्तुएं कहलाई, ठीक ना। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा से भी मिली हैं, जो हड़प्पा की पूरा वस्तुएं थी, जो हड़प्पा के इतिहास को बताने का काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, ठीक ना, मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधी भाषा का एक शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा सिंधी भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है बाबू, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध नदी प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अगर पूछे किस जिला में है, तो लरकाना जिला में स्थित है, ठीक ना, सिंध क्षेत्र के लरकाना जिला में स्थित है। अब पूछेगा कि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। नदी पूछे तो सिंध नदी बताना, ठीक ना। वो हड़प्पा किस नदी किनारे था, तो रावी नदी किनारे। ये किस नदी किनारे है, तो सिंध नदी किनारे। अब करके मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में, अगले साल यानी 1921 के बाद 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। कौन किया,
तो राखालदास बनर्जी ने किया, ठीक ना। इन्हीं का नाम आर.डी. बनर्जी करके ऑप्शन में आता है, ध्यान रखना, आर.डी. बनर्जी इन्हीं का नाम है। तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी साहब या फिर आर.डी. बनर्जी ने किया। अब कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता या फिर सैंध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ पर एक अन्नागार मिला, अन्नागार का मतलब होता है कि अनाज रखने वाला जो घर मिला वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में मिला। तो सबसे बड़ी इमारत कौन था? तो यहाँ का सिंधु सभ्यता का क्या था? अन्नागार था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े इमारत के रूप में किसे जाना गया? तो मोहनजोदड़ो के अन्नागार को। किसको बाबू? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब उसी के बाद मोहनजोदड़ो के बारे में और भी चीजें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यानी मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला। स्नानागार का मतलब हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल, जैसे तुम लोग समझ सको, एक वहाँ पे स्विमिंग पूल मिला नहाने वाला। तो वहाँ पर जिसकी लंबाई कितनी बताई जा रही है? उसकी लंबाई बताई जा रही है 11.88 मीटर, उसकी जो चौड़ाई बताई जा रही है 7.01 मीटर, उसका जो गहराई बताया जा रहा है 2.43 मीटर। यानी इतनी बड़ी वहाँ पर एक क्या मिल रहा है? स्नानागार मिल रहा है, ठीक ना। अब कह रहे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुंह वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यहाँ पर एक मूर्ति मिलती है जिसके 3 मुख बताए जा रहे हैं। इसके आसपास क्या बोल रहा है कि चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है, यानी पशु इनके अगल बगल में बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिस कारण इनका नाम क्या पड़ जाता है? पशुपतिनाथ, ठीक ना। पशुपतिनाथ का मूर्ति मिलता है वहाँ पर, जिसके कारण क्या था कि इनके चारों ओर बहुत सारे पशु बैठे हुए थे। हम यहाँ पर जैसे जानवर बैठे हुए थे, कह रहा कि हाथी है, गैंडा है, चीता है, भैंसा है, इसलिए यहाँ पर एक मूर्ति मिली। याद रखना कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता से किन की मूर्ति मिली? तो पशुपतिनाथ की, ठीक है। आगे कह रहे कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। ये भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि नर्तकी की मूर्ति, कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली। अब कह रहे कि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, यानी मोहनजोदड़ो में जो शव था, शव को जलाने के, यानी जो मृत शरीर होता है उसको जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में थी, ठीक ना। क्यों इसको क्यों कहा गया कि वहाँ पे शव जलाने की प्रथा थी? ये देखो शॉर्ट उसका नोट्स है जिसको हम जल्दी से कवर करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसको बता देते हैं कहानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय वहाँ पे बहुत सारे अस्थि कलश मिले हैं, ठीक ना। अस्थि कलश का मतलब होता है, जो तुम देखा होगा कि हिंदू धर्म में होता क्या कि जो चिताएं जल जाती हैं, जो शव जल जाता है, उसकी राख को किसी न किसी बड़े से बर्तन में उसको रख के ज़मीन के अंदर लोग गाड़ देते हैं या फिर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इन सारे कलशों के मिलने के कारण ये पता चल जाता है कि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा रही होगी या फिर रही थी, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में, जिससे हम लोग पढ़ा हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, कालीबंगा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तरह की कालीबंगा की खुदाई 1953 ईस्वी में बीवी लाल एवं बीके थापर द्वारा करवाया गया था। यह स्थल राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के तट पर बसा है। यानी 1953 में कालीबंगा की खुदाई होती है। खुदाई करने वाले लोग का नाम है बीबी लाल एवं बीके थापर, और यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक ना। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक ना। कालीबंगा का अर्थ होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ। याद रखना कि अर्थ भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो बता देना है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, याद रखना है। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। यानी ये ऐसा ही वहाँ का स्थल, एक शहर है जिसका जो निचला शहर था जहाँ पर सामान्य लोग आराम से रह सकते हैं। यानी यहाँ के जो बड़े बड़े लोग भी होंगे और उनके साथ साथ छोटे छोटे जो लोग कहते हैं सामान्य लोग कह सकते हैं, यानी बड़े समुदाय के लोगों के साथ छोटे समुदाय या फिर सामान्य लोग भी वहाँ पर निचले शहर में आराम से रहते थे, ठीक ना। आगे देखते हैं अपन।
अब कह रहे हैं कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा स्तरों स्तरों के खेत, कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जो हाने में, यहाँ पर स्थल लिखना चाहिए, स्थल गलत हो गया, हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के, यहाँ पे स्थल होना चाहिए था। अरे कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा स्थल के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले। यानी कालीबंगा से क्या होता है कि खेत जोते जाने के साक्ष्य मिलता है, नहीं खेत के जोताई का साक्ष्य मिलता है, खेत जोताई, यानी खेत जोताई का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है और साथ में वहाँ पे अग्नि पूजा का भी प्रमाण कालीबंगा से ही मिलता है। याद रखना कि क्वेश्चन पूछा है खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से। अग्नि पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से। ठीक है, तो अग्नि पूजा का मतलब ये बात समझना, हवन कुंड मिला था, हवनो कुंड दे सकता है क्वेश्चन में कि हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा, याद रखना। अब कह रहा है कि यहाँ से अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए, वही चीज यहाँ पर भी दे दिया कि यहाँ से अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए। अगला है यहाँ पर छूट रहा है, कालीबंगा से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें के प्रयोग से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यानी वहाँ पर ईंटें यानी नक्काशीदार ईंटें भी मिले हैं और कालीबंगा से खेत जोते हुए भी मिले हैं और अग्नि कुंड का भी साक्ष्य मिलता है और कालीबंगा से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। अब कालीबंगा से क्या होता है कि सैंधवकालीन जो घोड़े हुए थे उसकी अस्थि पंजर है, अस्थि पंजर का मतलब उनका शरीर का ढांचा मिलता है, हड्डियां मिलती है, जिससे पता चलता है कि कालीबंगा में घोड़े के बारे में लोग जानकारी रखते थे, वहाँ पे घोड़े थे, इसलिए उनकी क्या मिलती है, अस्तर पंजा मिलते हैं, उनके हड्डियाँ मिलते हैं, उनके कंकाल मिलते हैं। ठीक, अब आते हैं आगे चन्नू दड़ों के बारे में। कह रहे कि चन्नू दड़ों की खोज गोपाल मजुमदार द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी। यह स्थल, यह ध्यान रखेंगे, चन्नू दड़ों की खोज क्या था, गोपाल मजुमदार ने 1931 में की थी। यह स्थल सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। यहाँ से ईंटें, जो इनके ईंटों का क्या आकार था, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक ना, आगे देखते हैं और क्या है वो यार, अब क्या था, ये था चन्नू दड़ो। अब देखो, अब यहाँ क्या लिख रहा है कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साक्ष्य मिला है। बिल्ली का पीछा करते क्या मिला है, कुत्ते का साक्ष्य मिला। तो इसका मतलब ये मत समझना कि वहाँ पे कुछ मिल गया होगा, जब कह रहे हैं इसको क्या है, मूर्ति के हिसाब से दर्शाया गया होगा, यानी उसके क्या होगा, मूर्ति बनाकर दिखाया गया होगा कि यहाँ से बिल्ली भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता भी भाग रहा है, ऐसा कुछ साक्ष्य मिला होगा। ठीक ना, आगे कह रहा है कि कह रहा आगे कि सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। तो याद रखना, चन्नू दड़ों में क्या होता था कि सजने संवरने का भी सबसे ज़्यादा सामान चन्नू दड़ों में। तो कुछ एरिया होता है किसी भी शहर में कि जहाँ पर क्या होता है, सर सजावट का सामान मिलता है। तो इस तरह हड़प्पा में सजने संवरने का जो सामान होता था चन्नू दड़ों में मिलता था। वहाँ पर यहाँ तक कि लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है, झुमके का, बाली का, कान के बाली और मतलब सारी चीज़ों का कान मतलब सामान यहाँ पर मिल सकता है सजने संवरने का। याद रखना कि चन्नू दड़ो, सजने संवरने का बाद जहाँ भी आवे तो चन्नू दड़ो याद रखना, वहाँ पर ही सब मिला है, चूड़ी उड़ी सब यहीं से मिलता है। अब कह रहा है कि चन्नू दड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। यहाँ पर मनके बनाने का सब कारखाना यहीं से मिला है। ठीक है, आगे देखा जाएगा। चन्नू दड़ो खत्म हुआ हमारा, कोट दीजी है, ध्यान देते हैं। इसकी खुदाई वर्ष 1955 में फजल अहमद के द्वारा करवाई गई थी। कब कराई गई थी, तो 1955 में किसके द्वारा था, फजल अहमद के द्वारा कराई गई थी। ठीक ना, यह सिंधी प्रांत का खैरपुर स्थान में सिंध नदी तट पर स्थित है। किस नदी पर है, सिंध नदी तट पर स्थित है। यहाँ से चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिले, यानी सबसे पहले चांदी का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कोट दीजी से। ठीक ना, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं रंगपुर के बारे में। कह रहे कि रंगपुर की खुदाई रंगनाथ राव, यानी रंगपुर की खुदाई कौन करते हैं, रंगनाथ राव करते हैं। इसे तो याद रखना, दोनों का नाम लगभग सेम मिलेगा। रंगपुर का खोज रंगनाथ राव करते हैं। कब करते हैं, 1953 से 1956 के बीच में, इतना टाइम इनको लगा इसकी
खुदाई करवा के इसके साक्ष्य को प्राप्त करने में। उसके बाद कह रहा है कि यह गुजरात का काडियावाड़ा जिला में मादर नदी तट पर स्थित है। यानी रंगपुर कहाँ है बाबू? गुजरात में है। गुजरात के किस जिले में? तो काडियावाले जिला में। उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ से कच्ची ईंटे से बने दुर्ग मिला है। कच्ची ईंटे से बना दुर्ग मिला है। रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। यानी रंगपुर से क्या मिला है? रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं जिससे यह पता चल जाता है कि वहाँ के लोग धान की खेती के बारे में जानते थे और धान की खेती करते भी थे। ठीक ना? चावल का दाना के मिलने का मतलब यही ना हुआ कि वहाँ के लोग क्या करते होंगे? धान की खेती करते होंगे। ठीक, ये रंगपुर में क्या मिला? धान की खेती के प्रमाण मिलते। याद रखना, जो ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि धान के खेत के प्रमाण कहाँ मिलता है या फिर चावल के दाने कहाँ से मिले, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे रंगपुर से मिले। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें भूल जाना है, पढ़ के इसको याद रखना है। इसको क्या करिएगा आप लोग, रोक रोक के लिख भी लीजिएगा। आगे लिखते हैं रोपड़ के बारे में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में से 1956 के मध्य की गई थी। यह यानी 1953 से 56 और यज्ञदत्त शर्मा ने की किसकी खुदाई? रोपड़ की। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 के मध्य की। अब कह रहा कि यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला, यानी कहाँ पर है? पंजाब के रोपड़ जिला में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी? सतलुज नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? तो पंजाब के रोपड़ जिला में। ठीक है, आगे कह रहा है कि यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह आदि के साक्ष्य मिले हैं। अब ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी समझ में करता है तो हम लोग, ठीक ना? हम लोग यहाँ टांगी जिसको कह सकते हैं, कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह आदि के साक्ष्य मिले हैं। आदमी के कब्र के और कुत्ते के कब्रगाह का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो रोपड़ से मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े तब हम देखना, तुमको जो लगेगा कि हाँ ये कुछ रेयर जो चीज़ वस्तुएं जो मिल रही हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, उसको याद रखना। खास करके ये पूछे जैसे पूछ सकता है कि कब्रगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला, ये ध्यान रखना है। ठीक ना? चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? ठीक है ना बाबू? ये क्या हो रहा है? चलो देखते हैं कहाँ तक हम लोग आ गए थे। यहाँ तक रोपड़ हो गया था। और लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल कह रहे कि लोथल की खोज रंगनाथ राव, हाँ इसका भी खोज कौन करते हैं भैया? रंगनाथ राव करते हैं। लोथल की खोज कौन करते हैं? रंगनाथ राव करते हैं। 1955 एवं 1962, मैंने 1955 से 1962 के बीच करते हैं। यह स्थल गुजरात का अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी तट पर स्थित है। यानी जो ये लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे कि किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब ध्यान देते हैं, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो बंदरगाह का मतलब क्या होता है बताइए? तो बंदरगाह का मतलब जान लेते होता क्या? तो बंदरगाह मतलब होता है कि जहाँ पर पानी का जहाज आके ठहरता हो, विश्राम करता हो, फिर अपने दूसरे जहाँ जाना होता है वहाँ पे चला जाता हो। यानी कह सकते हैं कि पनिया जहाज का जो स्टेशन होता है वो बंदरगाह कहलाता है। ये मत समझना कि वहाँ पर बंदर वंदर आकर रहता हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ याद रखना कि हाँ बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल से मिले। ये ध्यान रखना है, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम से। अब नीचे आते हैं। किधर चला गया? इधर आते हैं। हाँ, अब आगे लोथल के बाद और जानकारी थोड़ा सा यहाँ पर है, उसको देख लेते हैं। लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती के होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से भी धान के चावल के दाने मिले हैं। अब आगे देखते हैं, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। यानी पहला बार लोथल से ही चावल का साक्ष्य प्राप्त, ये भी ध्यान रखना। ये लोथल से ही पहला बार चावल मिला। लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले। लोथल नगर में घरों के दरवाजे पर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी जो लोथल में घर जो होता था, मान लीजिए ये सड़क है, ये कोई सड़क है, तो यहाँ पर जो घर बना होता था इसका जो मुख्य दरवाजा था सड़क की ओर एकदम खुला होता है। जैसे हम लोग का भी घर बनता है ना, सड़क के एकदम सामने हम लोग दरवाजे से निकले तो सामने सड़क दिख जाता था। उसी तरह जो लोथल था, लोथल के में जो गांव घर बनते थे तो कह सकते हैं कि सड़क के किनारे किनारे लोग अपना अपना घर बना के रहते थे, जो इसे उनका दिख जाए, सब सड़क पर ही चले जाए। तो यह ध्यान रखना।
कि किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का जो गांव था या फिर घर था उनके दरवाजे सड़क की ओर खुला करते थे, तो याद रखना लोथल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब करें यहाँ पर युग्म समाधियाँ मिली है। युग्म समाधियाँ का मतलब क्या होता है? युग्म समाधियाँ का मतलब होता है कि एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों को दफनाया जाना, ठीक ना। तो ये लोथल की ये पहली एक ऐसी मतलब बहुत मतलब ये बढ़िया क्या कहते हैं इसको, लोथल में जो एक कब्र मिला, समाधि मिला, जिसमें एक से अधिक लोगों को एक साथ दफनाया गया था, इस समाधि के अंतर्गत यानी लोथल से कह सकता है कि किस स्थान से युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा भैया लोथल से मिले हैं। एक से अधिक लोग जब एक साथ दफनाया जाता है वो युग्म समाधि के नाम से जाना जाता है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा यानी आलमगीर के बारे में जानते हैं, आलमगीरपुर जो अपने उत्तर प्रदेश में है सर, देखते हैं। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा वर्ष 1958 में कराई गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा कि मेरठ जिला में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो बोल दीजिएगा भैया कि आलमगीरपुर है। किस नदी के किनारे है, तो बोल दीजिएगा हिंडन नदी के किनारे है, ठीक ना, मेरठ जिला में है। ठीक, आगे चलते अपन सूतकांगे डोर। इसकी खुदाई आरजे स्टाइल द्वारा 1927 में तथा आरजे डेल्स द्वारा 1962 में कराई गई, ठीक ना। इसकी खुदाई विदेशी लोगों ने की, जिनका नाम था आरजे स्टाइल द्वारा 1927 में और जॉन डेल्स द्वारा 1962 में कराई गई। यह स्थल पाकिस्तान के दास के नदी के तट पर है। कहाँ पर? पाकिस्तान के दास नदी के तट पर चलो स्थित है। यहाँ से मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियाँ आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी दास के नदी के किनारे जो बसा एक शहर था जिसका नाम था सूतकांगेडोर, वहाँ से मिट्टी की बर्तनें, मिट्टी की चूड़ियाँ या फिर मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे से मिला, ऐसा नहीं कि नहीं है। और ये भी कह रहा है कि राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से बाबू? तो सूतकांगेडोर से, ठीक ना। ये ध्यान रखेंगे अपन। अरे हड़प्पा के जितने भी शहर थे उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे पहले, अब आगे उसके बाद में देखेंगे क्या क्या उसके बाद आता है। अब आता है बनावली। बनावली के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यही हमारे रविंद्र सिंह बिष्ट हुए, ठीक ना। इनकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी, 1974 ईस्वी में की गई थी। यह स्थल हरियाणा का हिसार जिले में रंगोई नदी तट पर स्थित है। यानी जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट करते हैं 1974 में, ये हरियाणा के हिसार जिले के रंगोई नदी के तट पर स्थित है। कौन सा बाबू? ये कौन सा शहर? बनावली शहर, ठीक। अब करें यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंटे के मन के, उन्नत किस्म के जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बैलों के बारे में भी जानते थे, बैल के साक्ष्य वहाँ से मिल रहे हैं, ठीक ना। ये चीजें याद रखेंगे अपन। अब करें सुरकुत्ता के देखते हैं, तो इसमें क्या होता है सुरकुत्ता में। तो इसकी खुदाई जगपति जोशी द्वारा 1962 मतलब 1964 ईस्वी में कराई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। यानी ये जो जगह है कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छ में नामक जगह पर स्थित है। कौन? तो ये सुतकुद्दा। उसकी खुदाई जगपति द्वारा 1962 में कराई गई थी, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और कुछ भी चीज़ होगा तो देख लेते हैं इधर। हाँ होना चाहिए, हाँ है। सुरकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था। ये भी एक बंदरगाह था। यहाँ से संधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए। यहाँ से भी घोड़े के अस्थि पंजर याद कर सकते हैं कि उनके ढांचा प्राप्त होता है, शरीर का ढांचा, जो इसको हम लोग कंकाल भी कह सकते हैं, ठीक। आगे होता है धौलावीरा। करक इसकी खोजाई जगपति जोशी द्वारा 1967 ईस्वी में की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 1991 में की। अब कह रहा है कि यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। यहाँ से जल निकासी प्रबंध, जल कुंड इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। तो जल निकासी प्रणाली के जो प्रबंध था ये कहाँ से मिला? तो बोल दीजिएगा धौलावीरा से। जल कुंड कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से,
ठीक ना। इसकी खुदाई जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट दोनों लोगों ने किया था। दोनों का अपना अलग अलग समय था। इनका समय था जगपति जोशी का 1967, इनका समय था 1990 से 91। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन राखी गढ़ी के बारे में। और राखी गढ़ी, इसकी खुदाई अमरेंद्र नाथ द्वारा 1997 में कराई गई थी। देखो क्या होता है, अमरेंद्र नाथ 1997 में कराई गई। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदी तथा दुहद्वती नदियों के पास स्थित है। इसमें सरस्वती नदी याद रखना, यही पूछेगा ऑप्शन में, ठीक ना। धौलावीरा के बाद राखी गढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यानी इसमें देखो तो राखी गढ़ी क्या था कि धौलावीरा के बाद भी ये सबसे बड़ा नगर हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नगर उधर का था। अब आते हैं आगे हम लोग। अब आता है जीवन निर्वाह के तरीके। यहाँ से तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाए जा सकते हैं। ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चल रहे थे, जिसका क्या था कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं अपन, कह रहा है कि जीवन निर्वाह के तरीके। जीवन निर्वाह के तरीके का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे। तो जीवन निर्वाह के तरीके जो है बाबू, कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, जानवर मछलियों से भोजन प्राप्त करते। तो वहाँ के लोग पेड़ पौधे से उत्पाद को भी, और यहाँ से कह सकते हैं जानवर मछली से भी भोजन अपना प्राप्त करते हैं। यानी कह सकते हैं वहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे, जिसे आज की हमारी जो जनरेशन है, ठीक ना। पेड़ पौधे यानी कह सकते हैं कि फल सब्जियाँ या फिर चावल गेहूँ सारी चीज़ का उत्पादन हो रहा होगा, जौ का जिसे साक्ष्य वहाँ पर मिला, ठीक ना। उसी तरह कह सकते हैं और जानवर मछलियों के भोजन प्राप्त किए। यहाँ से मछली के कांटे के भी साक्ष्य मिला, इसलिए मछली को डाल दिया। अब कह रहा है यहाँ पर कि हड़प्पा स्थल से गेहूं, बाजरा, दाल, चावल, सफ़ेद चना, तिल इत्यादि के साक्ष्य मिले। देखो अब हड़प्पा से क्या मिला, गेहूं, बाजरा, दाल, चावल, सफ़ेद चना, तिल आदि के साक्ष्य मिले। इसका मतलब ये लोग यहाँ से मतलब सारी चीज़ों का उत्पादन और उनका सेवन अपने जीवन में कर रहे होंगे। अब आगे कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियों के मिले हैं। तो इन सब का हड्डियाँ मिलने का मतलब ये हुआ कि ये लोग मर गए होंगे या फिर इनके द्वारा मार दिए गए होंगे और उसको खा लिया गया होगा। ये भी दो ही चीज़ हो सकता है, या फिर वो मर गए होंगे तो उनकी हड्डियाँ मिल रही हैं और इन सारे के मैंने इन सभी को वो लोग मार दिए होंगे तो उनकी हड्डियाँ मिल रही हैं, ये भी हो सकता है। तो इनको खाने में प्रयोग हुआ होगा और नहीं तो ये वहाँ पर जो प्रलय आया होगा उसके कारण वो मर गए होंगे तो उनकी हड्डियाँ मिल रही हैं। लेकिन इनकी हड्डियाँ उनके घरों तक भी मिली है बाबू, ये ध्यान रखना। जब इसको विस्तृत रूप से तुम बुक में जब पढ़ेगा तो इसकी हड्डियाँ उनके घरों में ही मिली है, तो इससे ज़्यादातर पता चलता है लोग इनके मांस का सेवन करते होंगे। अब आते हैं कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। कह रहे कि हड़प्पा की एक जगह था जिसका नाम था चोलिस्तान। चोलिस्तान कहाँ पर, पाकिस्तान में है। और बनावली, यानी हड़प्पा का एक जगह है चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले। प्रतिरूप का मतलब होता है कि इससे कंफर्म हो जाता है कि वहाँ के लोग हल बनाना और खेतों की जुताई करना अच्छे से जानते थे। इनके जो साक्ष्य थे चोलिस्तान और बनावली दो जगह से मिलते हैं। यह ध्यान रखना बाबू, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा में हल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ज़्यादातर बनावली आता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन भी वाला नहीं, ये ऑप्शन कम बहुत पूछता है, बहुत कम आता है। तो बनावली से मिट्टी के बने हल के साक्ष्य मिलते हैं, तो बनावली से। अब कह रहा है दूसरा कि कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, यानी कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर भी वृषभ का चित्र मिला है। वृषभ का जानवर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पुंकेसर, ठीक ना। अब आता है इससे यह स्पष्ट होता है कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा वासी बैल का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यानी हल चलाने वाले जानवरों के भी साक्ष्य मिलता है और खेत जूते साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ तक जौ का, बाजरा का, तिल का, सरसों का साक्ष्य मिलता है। इससे पता चल जा रहा है कि वहाँ के लोग खेत को अच्छी से जोत कर बुआई और जुताई करते थे और फसलों का उत्पादन अपने जीवन में करते थे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं और सबका एग्जाम जो आने वाला है 2026 में बिहार बोर्ड का, और बढ़िया से तैयारी भी हो जाए। चलिए आगे देखते अपन क्या है। फसल की कटाई के लिए हड़प्पा के लोग लकड़ी के हाथों में
गए पत्थर के फलकों और धातुओं के औजारों का प्रयोग करते थे। यानी फसल के कटाई के लिए ये लोग पत्थर के औजार या फिर हाथों में ऐसे औजार बनाते थे जिनसे क्या करे वो लोग फसलों की अच्छी तरह से कटाई कर पावे। अब देखो करें सिंचाई के लिए कुआं, नहर तथा जलाशय का प्रयोग करते थे। धौलावीरा से जलाशय और नहर का अवशेष मिले हैं। यानी सिंचाई के लिए क्या करता था लोग कि सिंचाई के लिए कुआं का प्रयोग, नहर का प्रयोग, जलाशय का प्रयोग, यहाँ तक धौलावीरा से जलाशय का और नहर का अवशेष मिला है। इन जगहों से क्या हुआ है बाबू कि नहर का और जलाशय का अवशेष कहाँ से मिलता है तो धौलावीरा से। और सिंचाई के लिए इन लोगों का प्रयोग क्या करते थे तो कुआं का प्रयोग करते थे, नहर का और जलाशय का प्रयोग करते थे। इससे यह पता चल जाता है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे से खेती करना जानते थे, सिंचाई करना जानते थे, बढ़िया से सब कुछ करना ही जानते थे। ठीक है बुआ, आगे देखते हैं अपन। बस्ती के बारे में जानते हैं। करे के बस्ती यहाँ की बस्तियाँ कहती है, बस्ती का मतलब कोई शहर नहीं है। बस्ती का मतलब कि जो हम लोग का जो लोग कहते हैं ना अपने भाषा में बस्ती, गांव, देहाती सब। तो पहला था दुर्ग। दुर्ग आकार में छोटा था, इसकी ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग के चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। यह दीवार से निचले शहर का अलग करता था। यानी दुर्ग जो था वो चारों ओर से दीवार से घेरा हुआ था और ये ऊंचाई पर बना हुआ था जहाँ पर बड़े मतलब सामान्य लोग यहाँ पर नहीं रहते थे, बड़े लोग रहते थे। ठीक है, अब आता है निचला शहर। निचला शहर आकार में दुर्ग से बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर मतलब आम लोग आराम से रह सकते हैं। इधर VIP पर्सन रहता था। ठीक, ये मान लो। गृह स्थापत्य कला। गृह स्थापत्य कला का मतलब होता है लोग घर बनाने का जो तरीका था। मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। यानी इन लोगों का जो घर बनता था उस घर का जो डिजाइन होता था, मान लो कि इधर चारों ओर क्या होता था, कमरा होता था। चारों ओर कमरा क्या होता था बाबू, तो हम मोटा मोटी सब चारों ओर कमरा होता था। सकते हैं, इधर भी घर, इधर भी घर, सब घर होता था। तुम आ जा रहा है क्या पहली बार? और बीच में क्या होता था, आंगन होता था। इस प्रकार का लोग घर बनाते थे। जैसे यहाँ पर जो डिजाइन भी दिया होगा कि चारों ओर क्या है, कमरा है, बीच में क्या है, आंगन है। ठीक है, ये सब क्या है, आंगन है, और बीच में सब क्या है, कमरा है। तो इसका जो घर बनाने का तरीका इस प्रकार का था। अब देखो कह रहा है कि मकानों के दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। इनके जो मकान के दीवार होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। मकान के दीवारों में खिड़कियां, मकान के दीवार में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से आंगन सीधी दिखाई नहीं देता था। हर घर में एक स्नान घर होता था जिसकी नाली सड़क से मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। यानी कह रहा है कि हर घर में स्नान घर होता था। भले हर जो घर बनता था उसमें स्नान घर बनता था, जिसकी जो पानी होते थे उस नाली के माध्यम से सड़क के किनारे जो बनी मुख्य नाली थी उसमें जाकर मिल जाया करते थे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुछ घरों में बहुमंजिला मकान भी मिलते थे। कुछ घर ऐसे थे जहाँ पर बहुमंजिला मकान मिलते थे, जैसे 1 तल्ला 2 तल्ला जो होता है ना, ऐसे मिलता था। उसके बाद कह रहा है कि घर में एक कुआं बनाया जाता था। घर में भी लोग क्या करते थे, अपना कुआं बनाते थे। मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या 700 थी। यानी मोहनजोदड़ो में लगभग अभी तक खुदाई जो हुआ 700 कुआं मिला। कितना मिला बाबू, 700 कुआं मिला। कितना मिला, 700 कुआं मिला। ठीक, आगे देखते हैं अपन बुआ। सबसे पहले हम इसका संरचना समझ आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ समझ आ रहा है, ताकि हम लोग और अच्छे से वीडियो बनाएं और आप लोग को बिहार बोर्ड की तैयारी में सहयोग करें। ठीक, अब कह रहा है कि माल गोदाम। माल गोदाम का मतलब होता है सामान रखने वाला जो घर। सबके घर पर स्टोर रूम जरूर बनता है कि अपना घर का जो अनाज हो गया, चाहे कोई सामान होगा, उसको रखने के लिए। कह रहा है कि एक बड़े आकार का गोदाम था जिसमें अनाज रखा जाता था। एक बहुत बड़ा आकार का गोदाम खानी घर बनता था जिसमें क्या रखता था लोग, अनाज रखता था। ठीक है, यहाँ तक जान गए अपन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। और इस आगे में क्या इधर आएंगे अपन, होता है इसको कहते हैं यूज। हाँ इधर। अब कह रहा विशाल स्नानागार के बारे में। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में बताओ, या फिर हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के बारे में बताओ। कह रहा है कि दुर्ग पर बड़े बड़े स्नानागार
के अवशेष मिले हैं। स्नानाघर का आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, लगभग 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानाघर को भरने के लिए कुआं का प्रबंध था। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए या विशेष अवसर पर नहाने के लिए किया जाता था। यानी जो यहाँ पे कुआं, जो स्नानाघर जो बना था, ये सारी चीजें उसके लिए अपन लिख सकते हैं, जिनका प्रयोग हम अपने जीवन में लोग करते हैं। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से समझ लेते हैं। दूर पर बड़े बड़े स्नानागार के अवशेष मिले हैं। स्नानागार का आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानाघर को भरने के लिए कुआं का प्रबंध था। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए या विशेष अवसर पर नहाने के लिए किया जाता था। यानी जो कुआं, जो स्नानाघर बना था, उसमें जो पानी डालना होता था कुआं के माध्यम से लोग डालते थे। और खास करके इसका प्रयोग धार्मिक पूजा पाठ के लिए खास करके किया जाता था, नहाने के लिए। फिर ना चाहे फिर विशेष अवसर पाता था तब लोग करता था। ये जो उसका आपको मिलेगा, यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, ये सब सीढ़ियाँ थी, इधर बरामदे और क्या होते घर थे, ये स्नानाघर हो गया। ये नहाने वाला मतलब क्या कहता है, स्विमिंग पूल का हो, चाहे फिर स्नाने वाला जो छोटा सा घर में लोग क्या बना लेते थे, स्नानाघर। हाँ, अब आता है जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली सब क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे, लेकिन पूछेगा। देखो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की गलियों एवं सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। यहाँ पे ग्रिड पद्धति का मतलब हो गया ना, सड़क हो गया तो सड़क के बगल में नाली रहेगा और नाली के ऊपर ढक्कन रहेगा। क्या रहेगा? ढक्कन रहेगा। समझ में आया? चलो समझ लेते हैं अब आगे बढ़ के। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता की गलियों और सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। यहाँ सड़कें के एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता के घर में नाली का निर्माण किया गया था। हर घर का नाली मुख्य सड़क के नाली से मिलता था। यानी पर सड़क जो बनता था ये अपने एक दूसरे को समकोण पर काटता था। ठीक है, एक दूसरे को क्या करता था? समकोण पर। एक दूसरे का सब रोड कर, ये क्या था? नाली बना था। यानी उसके किनारे पर क्या बना था? नाली बना था। हड़प्पा सभ्यता के घर में नाली का निर्माण किया गया था। घर का नाली मुख्य सड़क के नाली से मिलता था। जो उसकी मुख्य सड़क की नाली थी उससे जाके घर की नाली मिल जाया करते थे। अब कह रहे कि नाली ईंटे से ढका जाता था, कूड़ा करकट से बचाया जाता था। उस समय के लोग कितने मतलब समझदार थे, या फिर कह सकते हैं कितने सोच वाले थे कि जो वो लोग नाली भी बनाते थे तो उसको क्या करते थे? पत्थर से ढक देते थे। लेकिन आज तुम देखो कि कितना डेवलप है, आज भी नाली वाली को ढका नहीं जाता, ऐसे छोड़ देता है सब। आगे देखा जाए, हड़प्पाई क्षेत्र में परिवहन के साधन। यानी हड़प्पा के क्षेत्र में परिवहन का क्या साधन रहा? परिवहन का साधन का मतलब हो गया कि वो लोग अपना आवागमन कैसे करते थे। तो उस समय तो ट्रैक्टर ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। खासकर तुम समझ सकते कि बैलगाड़ी का ज्यादा प्रयोग किया जाता होगा या फिर पैदल लोग जाया करते होंगे। तो कह रहा है कि पहला में बताया कि बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि लोगों तथा सामान के लिए स्थल मार्ग परिवहन के महत्वपूर्ण साधन थे। यानी इन सारी चीज़ों से यह पता चल जाता है कि क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी के जो खिलौना मिला ना, इसीलिए अनुमान लगाया हमारे विद्वानों ने कि हो सकता है कि यहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जाने के लिए या फिर किसी सामान को लाने और ले जाने के लिए सड़क स्थल का प्रयोग कर बैलगाड़ी से जाते और आते होंगे। ठीक ना, यानी जमीनी रास्ता से, इस समय ध्यान रखना। अब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता, इसी अगला दूसरा नंबर कह रहा है कि सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों के साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग परिवहन के लिए करते थे। जैसे तुम लोग को पता चला, बताया कि बंदरगाह पनिया जहाज रुकने वाला था, जगह मिला था। तो इसी भी पता चल रहा है कि वहाँ के लोग क्या थे, समुद्री मार्गों से या फिर नदी मार्गों से अपने सामान को इधर से उधर ले जाया करते होंगे, या फिर खुद अपने आप को कहीं ना कहीं स्थान पर नदी मार्ग से या फिर सड़क मार्ग से जाते होंगे। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य मिल रहा है और उधर बैलगाड़ी के प्रतिरूप मिले या फिर फोटो या करते चित्र मिल रहे हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं बुआ क्या है। आगे कह रहे हैं कि हड़प्पा का सावधान, हड़प्पा का सावधान का मतलब देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि हड़प्पा स्थलों में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। यानी सावधान का मतलब है कि
शव को दफनाने वाला सिस्टम कैसे था, वहाँ पर गर्तों में दफनाया जाता है, गड्ढा खोद के उसको दफना दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के कब्रों से मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं। मृद भांड तथा आभूषण उनके कब्रों से मिला है, यानी जो कब्र दफनाया गया उसके गले में जो आभूषण हुआ करते तो वो सारी चीजें मिली हैं। अब कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवधानों के आभूषण मिले हैं। अब कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा का जो स्थल था वहाँ पे ये पता चला कि पुरुष और महिला को एक साथ दफना दिया गया हो। और इसे कैसे ये लोग कह रहे हैं कि एक साथ पुरुष और महिला दफनाया गया था, इसलिए कह रहे हैं कि पुरुष का भी जो आभूषण था उस मतलब गर्त से मिला या फिर कब्र से मिला, पुरुष का भी मिला और महिला का भी मिला, यानी एक ही कब्र से महिला और पुरुष दोनों का शव मिल रहा है। इससे यह पता चला कि एक ही कब्र में पुरुष और महिला को इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। ये हड़प्पा के शवधान की एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि विशेषताएं या फिर वहाँ से जानकारी हो गया कि यहाँ पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया दिया जाता था। इससे क्यों, उनकी आभूषण से पता चलता अपन को। ठीक, अब कह रहे 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के साक्ष्य मिले थे। आगे यही लिखा होगा कि शंख किधर गया हो, शंख के 3 छल्लों जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न के मानके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। यानी शंख सब मिला है उनके कब्र के, उनके खोपड़ी के पास से। हो सकता है कि उनका जो प्रिय वस्तु हो उनके साथ उनको दफना दिया गया है, ऐसा भी साक्ष्य वहाँ पर मिलता है कि किसी का कोई ना होता कि प्रिय वस्तु होता है तो वो चला जाता है धरती से, दुनिया से, तो उसकी प्रिय जो वस्तु उसके साथ लोग क्या करते हैं, या फिर जला देते हैं या फिर उसके साथ दफना देते हैं। तो ऐसे साक्ष्य वहाँ पर मिल सकते हैं कि उनके प्रिय आभूषण या फिर उनके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई थी उनको लोग उसके साथ दफना दिया करते थे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। तांबे के दर्पण के साथ, कोई ऐसे लोग थे, मृतक था जिसका तांबे का दर्पण यानी शीशा, तांबे के शीशे के साथ उसको दफनाया गया मिला है। अब करके हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब कह रहे यहाँ पे देखो, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने का विश्वास नहीं था। और हड़प्पा में ही नहीं कि अब मिल रहा है सब, कोई कीमती वस्तु नहीं मिल रहा है, बहुमूल्य वस्तु नहीं मिल रहा है, एकदम नॉर्मल चीज़ें मिल रही है। लेकिन उनका जो एकदम बहुमूल्य वस्तु हुआ करता था इनके शवों के साथ नहीं मिला है। जैसे आज भी हमारे यहाँ देखा जाता है, या हमारे समाज के लोग क्या करते हैं कि बहुमूल्य वस्तु जो पहना होता है उनका डेथ हो जाता है तो क्या करते, उसको निकाल देता है सब। तो ऐसा ही वहाँ पर भी किया जाता होगा, कैसे हो गया। अब कह रहा है कि शिल्प उत्पादन देखो, कह रहा है कि चंदुदड़ो शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प उत्पादन में क्या था, चंदुदड़ संलग्न था। चंदुदड़ में शिल्प उत्पादन होता है, जैसे बोले ना मनके बनाने का कारखाना था ये सब। अब कह रहा है कि शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बट्टा बनाना, बट्टा मतलब क्या कहते हैं किलो, तर्जुई में जो किलो होता है ना, ये सब बनाना, बट्टा बनाना सम्मिलित थे। इन यहाँ पर कोई ना कोई वस्तुओं का निर्माण, धातुओं का निर्माण ये लोग करता था। अब कह रहा है कि मनकों के निर्माण में कर्नलियन यानी सुंदर लाल रंग का जैस्पर, फस्टिक और कवार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं, तांबा, शंख, फायसन जैसे पक्की ईंटें सभी का प्रयोग होता था। यानी यह क्या ध्यान रखना कि मनके बनाने में सबसे ज़्यादा कौन सी पत्थर का प्रयोग होता था, याद रखना कि सेल खड़ी के पत्थर का प्रयोग ये लोग करता था। यह क्वेश्चन पूछा है, सेल खड़ी ज़्यादा आता है, बाकी सब तो नहीं आ सकता है, लेकिन ये सेल खड़ी वाला याद रखना बाबू। सेल खड़ी कहता है मनके बनाने में किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो सेल खड़ी के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। पर कि मनके में कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। मनकों को उत्कीर्ण तथा चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था। यानी जो मनके बनते थे उनको बहुत बढ़िया से सजाना, उस पर डिजाइन काटने का काम ये लोग करता था। चन्नुदड़ो लोथल और हाल ही में धौलावीरा में मनकों में छेद करने की विशेष उपकरण मिले हैं। जो मनके बनते थे उनमें छेद करने का भी इनको में क्या कहता था, उपकरण मिला है कि उसमें छेद कैसे कर दिया जाए। नागेश्वर तथा बालाकोट
जो समुद्र तट के समीप स्थित हैं, शंख से बनी वस्तुओं जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र हुआ करते थे। यानी शंख बनाना या फिर चूड़ियाँ, कच्छीकारी सब बनाने के लिए नागेश्वर और बालाकोट में ये सब मिलता है। ठीक, अब आता है इधर चन्नू-दड़ो और लोथल। चन्नू-दड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मन के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। यानी चन्नू-दड़ो क्या था, मान लो फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया हम कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सामान बनाए जाते थे, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों में उसको भेजा जाता था। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं भारत में भी क्या, मुंबई में बहुत सारा सामान बनता है, अन्य अन्य राज्यों में जाता है। उसी तरह ये था चन्नू-दड़ो, वहाँ का क्या था, मतलब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ से बनकर सामान दूसरे जगह पर जाता था। अब करके शिल्प उत्पादन हेतु माल, नागेश्वर और बालाकोट में शंख मिलता था। यानी कौन कौन सामान कहाँ मिलता था, यही बता रहा है कि नागेश्वर और बालाकोट में शंख मिलता था। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। अफगानिस्तान में सातुधई के नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि मिलता था। अब कह रहा है कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबे की पत्थर तथा दक्षिण भारत से क्षेत्र से सोना मंगवाया जाता था। यानी कह रहा है यहाँ पर राजस्थान से खेतड़ी अंचल से तांबे की पत्थर तथा दक्षिण भारत के क्षेत्र से सोना मंगवाया जाता था। यानी हड़प्पा में ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से मंगवाई जाती थी उसकी जगहों का नाम लिखा हुआ है, या फिर जो जगह जहाँ पर मिलता था उसका नाम है ये सब। अब करें हड़प्पा वासियों का सुदूर देशों में संपर्क। सुदूर देशों का मतलब होता है कि हड़प्पा के जो लोग थे उनका अन्य देशों में क्या संपर्क था या नहीं था, इसको बता देना है अपन को। अब देखते हैं अरब प्रायद्वीपीय में दक्षिण पूर्व की छोर पर स्थित ओमान से हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संपर्क था। यानी देखो हड़प्पा वासियों का संपर्क विश्व के अन्य समकालीन उसके जितने भी देश हुआ करते थे या फिर सभ्यता के लोग हुआ करते थे तो संपर्क था। जैसे कह रहे कि अरब के प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध था। क्वेश्चन पूछेगा किससे व्यापारिक संबंध था, ओमान से कह रहे मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त तांबे तथा हड़प्पाई पूरा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। ठीक ना, एक धातु का नाम है निकल जिसका अंश मिला है मेसोपोटामिया के स्थल से और हड़प्पाई स्थल से। ठीक ना, अब कह रहा है कि मेसोपोटामिया से हड़प्पाई मुहर, बाटा, पासे और मनके प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया से क्या हुआ है, हड़प्पा का मुहर मिला है, बाटा मिला है, पासा मिला है और मनके मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग इस मेसोपोटामिया के लोगों से क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे, इसलिए इनका मुहर वहाँ पर मिल रहा है और उनका मुहर यहाँ पर भी मिला है। अब कह रहे कि हड़प्पा वासियों से प्राप्त लेख से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा नामक हड़प्पाई क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है, जिससे मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया। यानी कह रहा है कि मेलुहा से इनका संपर्क मिलता है जिसको नाविकों का देश कहा गया। मेसोपोटामिया को नाविकों का देश कहा गया, इनके हिसाब से उसे मिला गया। आगे देखते हैं अपन। मेसोपोटामिया से प्राप्त एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर पर कुबड़दार वृषभ का चित्र प्राप्त हुआ, जो संभवतः सिंध क्षेत्र से लिया गया प्रतीक होता है। मेसोपोटामिया से एक बहुत बड़ा बेलनाकार मुहर मिला जिस पर क्या था, वृषभ का चित्र बना हुआ करता था। जो वृषभ मतलब मान लो बैल कह सकते हैं या फिर नंदी जो होता है उसका चित्र कुब्बड़दार बैल मिला है, जिसको भगवान शंकर की सवारी से दर्शाया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता, उसका मिला, जिसको लोगों ने कहा कि हो सकता है कि संभवतः सिंध क्षेत्र यानी हड़प्पा से लिया गया हो। ठीक ना, ये कहाँ मिला था, मेसोपोटामिया में मिला। अब करके बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर भी कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। यानी कह रहे हैं यहाँ पर बरहीन जो था वहाँ से गोलाकार फारस की जो खड़ी थी उस पर भी कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते थे, जिससे ये पता चलता था कि बरहीन जैसे भी एरियाओं से हमारा व्यापारिक संबंध हो सकता है।
अब मुहर के बारे में देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। मुहर और मुद्रा कानों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था तथा मुद्रांक के प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। यानी मुहर, इसलिए मुहर का प्रयोग करता था लोग कि उनका जो मुद्रांक प्रयोग था उसकी लंबी दूरी तक संपर्कों को सुविधाजनक तरीके से रखा जाता था। यानी मान लो कि किसी चीज़ पर तुम मुहर ला के भेज देगा तो ये मुहर तो जल्दी मिटकेगा नहीं, बहुत दूर दूर सामान जाता है तो उस पर वो अंकित रहना चाहिए। और यहाँ तक मुद्रांक के प्रेषक की पहचान भी कराता था। जो उनके पास बहुत सारी मुहरें होंगी, उस मुहर से पता चलता था कि इसकी कीमत क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगी। उस प्रकार के वो लोग मुहर रखते थे जिससे उनके मुद्रा का भी पता चलता था कि यहाँ से जो मुहर लग के गया मेसोपोटामिया, वहाँ के लोग समझेंगे कि इसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या है। चाहे वहाँ से भी आया तो इसे पता चल जाएगा। अब ध्यान देते हैं आगे। हड़प्पाई लिपि, चलो कहाँ पे, हड़प्पाई लिपि में आते हैं। अब करें हड़प्पा रहस्यमय लिपि थी। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि के बारे में, यह रहस्यमय लिपि है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि के चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी दाईं से बाईं ओर, इधर से इधर ही लोग लिखता था। लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। ये जो लिपि है इसको आज तक लोग सही ढंग से कोई नहीं पढ़ पाया कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है और ये क्या था। अब कह रहा है बाट। बाट का मतलब समझ लेते हैं। कर हड़प्पाई क्षेत्रों में विनिमय जो था बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते थे। यानी कहने का मतलब समझ लेते हैं कि जो हड़प्पाई क्षेत्र में जो विनिमय होता था, नहीं वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, नहीं लेन देन कह सकते हैं या फिर सामान खरीदना या बेचना कह सकते हो, बाट पर आधारित था। बाट यानी नाप तौल पर आधारित था, जिससे क्या होता था कि एकदम परिशुद्ध या प्रणाली का नियंत्रण कर पाता था। आराम से जो सामान जितना चाहिए उतना मिलता था, ना उससे ज़्यादा ना कम, और इससे सही दाम और सही सामान मिल पाता था। अब कह रहा है कि बाटा सामान्यतः चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चाट नामक पत्थर से वहाँ के बाटा बनता था। बाट जो बनता था, जो बनता था किलो, वो किसी चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट घनाकार आकृति के होते थे। बाट के निचले मानदंड द्विआधारी, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक तथा उसके ऊपर मानदंड दशमलव प्रणाली अनुसरण करते थे। यानी इस हिसाब से उनके यहाँ था। जैसे इसको मान सकते अपने यहाँ से 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 16 किलो, ऐसे करके ही हुआ करता था वहाँ पर। चलो आगे देखते हैं अपन। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। यानी छोटे छोटे जो आभूषण बनते थे, जैसे तो हम लोग यहाँ भी जैसे सोना वोना जो लोग बनवाते हैं, सिकड़ी हो गया, जो सोना का जो भी आभूषण बने चांदी का, उसके लिए एकदम छोटा सूक्ष्म बाटों का प्रयोग किया जाता। तो वहाँ पर भी यही चीज़ें थे कि आभूषण जो बनवाते थे लोग या फिर कोई छोटा सा सामान लेते थे, उसके लिए एकदम छोटे छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था। विलासिता की वस्तुओं का खोज, विलासिता की वस्तुओं का खोज यानी नशीली पदार्थों का खोज वहाँ पर किया गया था या नहीं। कह रहे कि रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं वे वस्तुएं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे कि वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थी, उसे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं कहते हैं। जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ आदि। अब कह रहा है कि विलासिता की सुविधाएं वे वस्तुएं जो कीमती हो, जो दुर्लभ अथवा महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो, उसे विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो आसानी से न मिले, एकदम दुर्लभ तरीके से मिले, एकदम महंगी हो, और जिसको एकदम बढ़िया जगह पर उसका उपयोग नहीं किया जा सके, यानी
समाज में उस वर्ड का उपयोग नहीं तुम कर सकता। ऐसी वस्तु को विलासिता की वस्तु में डाला जाता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा चीज आ सकता है। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं, सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित पाई गई हैं और छोटी बस्तियों में ये बिरले में मिलती हैं। यानी जैसे कह रहा है ना कि जैसे यहाँ पर जो एकदम महंगे और दुर्लभ वस्तुएं थी, जैसे में सोना और फाइन, ये सारे के सारे चीज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में पाई जाती थी। इन बाकी जो शहर था वहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिला है, क्योंकि कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या, तो उनके केंद्रीय नगर हुआ करते थे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ही सब मिले और सामान्य नगरों में सब नहीं मिला उतना। अब आते हैं आगे, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। अब हड़प्पा के समाज के लोग कैसे रहा करते थे जान लेते हैं। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सीले वस्त्र पहनते थे। यानी सुई से यह पता चल गया, सुई मिलने से, कि लोग सिला सिलाया वस्त्र पहनता, जैसे हम लोग भी सिला सिलाया वस्त्र पहनते हैं। अब कह रहे केश विन्यास प्रचलित था, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। केश विन्यास से क्या पता चला कि पुरुष और महिलाएं लंबे लंबे बाल, पुरुष क्या करता था लंबे लंबे बाल और दाढ़ी रखता था, अब महिलाएं जूड़ा बांधती थी। इससे अब पता चला वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में। अब आते हैं आगे, देखते हैं और भी क्या दिया इसके बारे में। लगता है हाँ अभी बहुत कुछ है, चल देखते हैं क्या आ गया है। चलिए, कह रहे इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। विविध प्रकार के आभूषण, कंठधार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, करढ़ा, अंगूठी, करधनी आदि पहनने जाते थे। यानी यहाँ के लोग क्या थे, बहुत सारे आभूषणों का शौक रखते थे। इसमें क्या था, कंठधार था, कर्णफूल था, हंसली था, भुजबंद था, कड़ा था, अंगूठी था, करधनी था। करधनी समझता ना, अंगूठी ऐसे लगा के ना पहनता है सब, औरत लोग पहनता है, ये सब आता है। कर्णफूल हो गया, कंठधार हो गया, गला का हो गया, गला में का हंसली हो गया, ये भी गला में पहना जाता है। भुजबंद हो गया जो बाजू में यहाँ पर बांधा जाता है। कड़ा हो गया तो पहनने वाला, ये सब अंगूठी उंगठी सब तुम लोग समझ में करता है। अब कह रहा है कि श्रृंगार प्रसाधन से भी हड़प्पावासी शौकीन थे, श्रृंगार उंगार भी बहुत करता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की नारियां काजल पाउडर आदि से भी परिचित थी। शीशे, कंगे एवं तांबे के दर्पण का भी प्रयोग होता था। चन्हू से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। यहाँ तक कि ये लोग बहुत डेवलप थे बाबू, आज से कई हजार साल पहले हमारे भारत में सारी चीज़ें उपलब्ध थी। अब कह रहा है कि इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों तथा हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि से बनते थे। उसके बाद करके मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाई के साथ साथ पलंग व चारपाई से भी परिचित है। ये सारे लोग अपने बैठने के लिए बहुत सारी चीज़ों का शौक रखते थे। सारी चीज़ें ध्यान रखना कि इसमें सब आएगा, पूछ लेना, इसको बढ़िया से लिख के अपना याद कर लेना है। अब कह रहा है कि संध्या निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस काल का प्रमुख खेल हुआ था, यानी जुआ जो समझता है ना, इसी पासा में क्या हुआ था, द्रौपदी को पांडव लोग हारे थे, वही पासा का ही बात कर रहा है। ये लोग इस सारी खेल को खेलते थे, लोग इसके बारे में जानते थे। पासा का खेल यहाँ का प्रमुख खेल के रूप में जाना गया है। अब कह रहा है कि सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक है। एक बैल रूपी खिलौना सिर हिलाता है। एक हाथी मिला है जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे ऐसे खिलौने मिले बाबू यहाँ पर। अब कह रहा है कि 10 नंबर में कह रहा है कि यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य की मनोरंजन का प्रिय साधन रहा है। गाने बजाने के भी शौकीन थे। यहाँ पे जो नाचने वाली का जो मूर्ति मिला, इससे पता चलता है कि लोग भी डांस वांस का बड़ा शौकीन था और ये लोग गाना बजाना बड़ा ये लोग का अच्छा लगता था। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या देख रहा है। चलो अब करके हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, 1 मिनट देख लेते हैं।
अभी बहुत, चलो अभी है कुछ टॉपिक्स, उसको देखा जाए। अभी है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन था मातृ देवी की पूजा। धार्मिक जीवन में क्या था प्रमुख इनका? मातृ देवी की पूजा। कह रहा है कि आभूषणों में लदी हुई नारी की मृण मूर्तियां, जिनमें कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, उन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। इनके अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी मातृ सत्तात्मक ये समाज था। यहाँ पे मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी। ये मूर्ति जो मिली उस पर क्या था? आभूषणों से लदी हुई नारी की एक मूर्ति है, जिसपे क्या था? विस्तृत प्रसाधन थे, और इससे मातृ देवी की संज्ञा दी गई। और हड़प्पा वासी मातृ देवी की पूजा करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा का समाज कैसा था, तो बोल देना मातृ सत्तात्मक समाज था। यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा क्या कहते हैं? वैल्यू था। अब कर अनुष्ठांगिक महत्व। हड़प्पा सभ्यता के अनेक संरचनाओं जैसे विशाल स्नानागार अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। मुहरों पर अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, जो धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं के बारे में बताते हैं। अनुष्ठान का भी यहाँ पर ज़्यादा दिख किया गया है, जिससे यह पता चल रहा है कि यहाँ पे धार्मिक जीवन बड़ा ही अच्छा था। चलो इसको, इस टॉपिक को पूरा किया जाए। अब कह रहा है कि वेदियाँ, कह रहा है कि कालीबंगा और लोथल से अनेक वेदियाँ मिली हैं, जो भी संभवतः धार्मिक महत्व की रही हैं। यहाँ पे बहुत सारा वेदी मिला है, ठीक ना, जो धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था। अब कह रहा प्रकृति की पूजा। प्रकृति की पूजा में कह रहा है कि हड़प्पा के कुछ मुहर पर पेड़ पौधे उत्तीर्ण हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। यानी हड़प्पा के बहुत सारा मुहर जो था उस पर प्रकृति की फोटो देखने को मिलता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए या फिर बहुत सारा चीज़ जो हो गया वनस्पति का जो फोटो था, जिससे यह पता चलता है ये लोग प्रकृति की भी पूजा अच्छे ढंग से किया करते होंगे। अब कह रहे हैं कि पशु पूजा। कह रहे मुहर पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सिंगा वाला जानवर के साक्ष्य पाए गए, जिसके आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है। एक कुब्बड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था, जिसे हड़प्पा में पशु पूजा का संकेत मिलता है। यहाँ पे एक बैल मिला है, एक श्रृंगी जानवर मिला है, एक बैल था जिसके कुब्बड़ वाला बैल था, उसको ये लोग क्या करते हैं? पशु पूजा के नाम से ये लोग, बहुत अच्छा था। यहाँ पर पशु पूजा भी होता था। ये सारे इसके साक्ष्य बताए जा रहे हैं। अब कह रहा कि आद्य शिव की पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर एक आकृति योगी की मुद्रा में बैठी दिखाई गई है, जो जानवरों से घिरे हैं। इसे आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक है भगवान शंकर यानी शिव। उनको से इसको दर्शाया गया कि हो सकता है ये इनकी मूर्ति या फिर इनके चित्र उस मुद्रा पर अंकित किए गए हों। अब कह रहा है कि साथ में ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता, सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही योगी के रूप में दिखाया गया है। यानी ये चीजें ऋग्वेद में उनके रूप में नहीं दिखाया गया, लेकिन इनको शिव से डिनोट किया। मतलब इसका रेफरेंस देना चाहता है कि ऋग्वेद में ऐसा चीज मिला है, लेकिन उनको इससे जोड़ा नहीं गया है, ठीक ना। अब कह रहे लिंग पूजा। लिंग पूजा में आते हैं यहाँ पर, कह रहे पत्थर की शंकाकार वस्तुओं को संभवतः लिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे शिवलिंग होता है ना, उसकी पूजा का साक्ष्य यहाँ से मिला है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। अगर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ कैसे, हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है कैसे, ये जान लेते बुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण थे, जिसका सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को बताया गया। बाढ़ को कह रहा है कि जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके तथा M.S.R. राव आदि विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विनाश एकमात्र नदी के बाढ़ के कारण हुआ। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से, मैके ने चन्नू दड़ो तथा राव ने लोथल से बाढ़ के
बाढ़ से सभ्यता के विनाश के साक्ष्य प्राप्त किए। बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत रहा, लेकिन इन 3 विद्वानों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता केवल बाढ़ के कारण ही विनाश हुई है, उसका खत्म हुआ है बाढ़ के कारण। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या उनसे विद्वान क्या कहते हैं, ये जान लेते हैं। अब करके जलवायु में परिवर्तन, RL, उसके बाद जलवायु के कारण कौन कौन कह रहे हैं कि RL लिखते हैं, RL एस्टीन, AN घोष आदि विद्वानों के अनुसार सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ईंटों को पकाने मनकों के निर्माण के लिए जंगलों की कटाई की गई। परिमाण स्वरूप पानी बरसाना काफी कम हो गया। वर्षा की कमी से कृषि पैदावार घट गई और यहाँ पर विनाश का कारण आ गया होगा। इनके कहने का मतलब है कि ये लोग जो मनका और ईंटा जो बनाता था जंगलों की कटाई करता होगा और यहाँ पे जंगल की कमी हुई, बारिश नहीं हुआ होगा, जिस कारण यहाँ के लोग को कृषि का पैदावार घटता गया होगा और ये लोग का मृत्यु हो गया होगा। लेकिन इस पे ज़्यादा ये नहीं हो सकता कि ऐसा हुआ होगा। अब आया कब कह रहा कि तीसरा भारी जल पलावन, भारी जल पलावन। अब जान लेते भारी जल पलावन से क्या है, कह रहे कि भूतत्व वैज्ञानिक भूमि वैज्ञानिक कह रहे हैं, भूतत्व वैज्ञानिक MR सहनी का विचार है कि सैंधव नगर का विनाश भारी जल पलावन के कारण हुआ। यानी भारी जल पलावन के कारण यहाँ पे जल से क्या, भूमि से जल का खत्म हो जाना, फिर भूमि पर जल का ना होना। अब देखिए क्या कह रहा है कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, इसको माना जा सकता है कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, नदी ने अपना मार्ग बदला होगा, इधर आई होगी और पूरा सभ्यता विनाश कर दी होगी। कर नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, लैम्ब्रिक तथा माधव स्वरूप वत्स सिंधु सभ्यता के अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते। कह रहे हैं कि कोई नदियां अपनी मार्ग परिवर्तित करके सिंधु सभ्यता में आई होंगी, हड़प्पा सभ्यता में आई होंगी और इसका विनाश कर चली गई होंगी। हड़प्पा नगर का विनाश रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। डेल्स के अनुसार कालीबंगा का विनाश घग्गर तथा उनकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ होगा। डेल्स ने भी कहा कि जो ये था रावी नदी के किनारे जो भी शहर था घग्गर नदी के किनारे क्या था, कालीबंगा का विनाश हो गया। नदी अपना मार्ग परिवर्तन की और बाढ़ लाई और ताकि इनका विनाश हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में देखते हैं, कह रहे KUR कैनेडी ने मोहनजोदड़ो के नर कंकालों का परीक्षण करके के पश्चात यह निष्कर्ष दिया कि सैंधव निवासी मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए। यानी इन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग थे, एक मलेरिया नामक बीमारी से क्या हो गया कि सारे लोगों का महामारी आया मलेरिया नामक और सारे लोग उससे शिकार हो गए और उनकी सारी की मृत्यु हो गई। अब आगे देखते हैं क्या है आर्थिक दुर्व्यवस्था। आर्थिक दुर्व्यवस्था में देख लेते हैं। सैंधव नगरों की समृद्धि का मुख्य आधार उनका पश्चिमी एशिया में विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। यह व्यापार 1750 ईसा पूर्व के लगभग अचानक समाप्त हो गया। इस कारण सैंधव सभ्यता का नगरीय स्वरूप भी समाप्त हो गया। यानी इनको कहने का मतलब कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, व्यापार यहाँ का ठप हो गया, जिस कारण सभ्यता का विनाश हो गया होगा। ये एक इनका रेफरेंस है। उसके बाद कह रहे हैं कि बाह्य आक्रमण, ये भी मान सकते हैं बाह्य आक्रमण हुआ हो। कह रहे कि गार्डन, चाइल्ड, स्टुअर्ट, पिगट तथा R.M. विलर ने के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बाह्य आक्रमण था। विलर ने सैंधव सभ्यता की अंतिम तिथि का समर्थन ऋग्वेद के साक्ष्य से किया। इससे पता चलता है कि इंद्र ने रक्षा प्राचीरों से युक्त नगरों को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण उसे पुरंदर कहा गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों की अत्यंत निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। आगे देखो कह रहा है कि भूकंप के बारे में MR सहनी, राइक्स व डेल्स के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। यानी भूकंप आया होगा। इन सभी का मानना है कि भूकंप के कारण क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। आगे देखते हैं और क्या दिया है, प्रशासनिक शिथिलता।
प्रशासनिक शिथिलता में देखो क्या है, कुछ विद्वानों का विचार है कि शासक का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहा होगा। एक सुदृढ़ एकीकरण के अभाव में संभवतः हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। यानी प्रशासन का सही ढंग से काम न करना हड़प्पा सभ्यता का विनाश का एक कारण बन सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। परिस्थितिक असंतुलन भी इसका कारण बन सकता है। 10 को कारण दिया है, 10 को में से कम आपको 5 कारण याद रखना है और 5 कारण को वहां पर लिखना है। एक सारे के सारे 5 नंबर में ही आते हैं, ध्यान रखना है बुआ। 5 कारण को आपको लिख देना है और 5 कारण से ही आपको क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान रखिए। चलिए तो आते हैं हम लोग एकदम, ये कॉन्सेप्ट जो हमारा एकदम खत्म होने वाला है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके बाद, और देखते हैं। अब करके फेयर सर्विस तथा रफीक मुगल के अनुसार परिस्थितिक असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके लगभग अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों के अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी के कारण हुआ होगा। यानी कह रहा है कि आबादी बढ़ने के कारण और जो इसके विकसित जो नगर हुआ करते जैसे हड़प्पा था, चोलिस्तान था, ये सब लोग क्या हो गया? अपने आप से अलग होते चले गए और इस तरह हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? धीरे धीरे विनाश हो गया। अब शासक देख लेते हैं। कह रहा है कि हड़प्पाई सत्ता कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पाई क्षेत्रों में अनेक शासक थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो फोटो है ये राजा का नहीं, यहाँ के पुरोहित का फोटो है। इसको एनसीईआरटी पुरोहित बताई है कि हड़प्पा सभ्यता की पुरोहित का एक फोटो है, ठीक ना, ये ध्यान रखना। इन्हें कि राजा का फोटो समझ जाना। इस चैप्टर से अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग कुछ नहीं है, लगभग 50 से 45 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी होगा। यानी कहने का मतलब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो भी है सब कुछ है। यानी पूरा तरह से कहा जाए तो हम लोग कोशिश किए हैं कि एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से तैयारी कराई जाए, ताकि एग्जाम में क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है और सब्जेक्टिव पूछता है। तो लगभग 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 बनाना है। जिसे 100 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, 50 बनाना होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग तैयारी विस्तृत रूप से आपको कराएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, ताकि आपको ये क्लास कैसा लगा। आपका कमेंट हमारा विश्वास बढ़ाता है और हम और अच्छे तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को बताएंगे और आपके एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कराएंगे। चलिए तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।